हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो लीजिए एक और नई वीडियो लेकर हम आपके सामने आ गए हैं। जैसे कि हम लोग एमसीक्यू सीरीज़ कर रहे थे, काफ़ी सारी सीरीज़ ऑलरेडी डल चुकी हैं। किसी ने अब तक ना देखी हो तो प्लेलिस्ट चेकआउट कर लेना। काफ़ी सब्जेक्ट्स की सीरीज़ हम लोगों ने डाल दी है, जैसे कि बिजनेस स्टडीज़, माइक्रो इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स की एक एक सीरीज़ डली हुई है। बाकी हमने सेकेंड सीरीज़ स्टार्ट की है माइक्रो इकोनॉमिक्स की, जिसमें चैप्टर 1 ऑलरेडी हो चुका है। अब तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से चेकआउट कर लेना। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। इसके भी सारे एमसीक्यू जरूर प्रैक्टिस करना और सारे ही आंसर मुझसे पहले देने की कोशिश करना और मेरे साथ मार्क्स जरूर शेयर करना कि आपको कितने मार्क्स ऑब्टेन हुए इस एमसीक्यू में। ये एक आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, एक छोटा सा टेस्ट हो जाएगा, इवेल्युएशन हो जाएगा आपका कि आपको कितना चैप्टर आता है। बाकी अगर आपके कंसेप्ट्स बहुत अच्छे हैं तो एमसीक्यू किसी भी तरीके के आ जाएं, आप सारे ही अटेम्प्ट कर लेंगे। बाकी मैंने अपनी तरफ से असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, मैचअप्स, ट्रू फॉल्स की फॉर्म में जिस तरीके से भी आपके पेपर में क्वेश्चंस आ सकते हैं सारे ही डालने की कोशिश करी है। और इस चैप्टर की एक एमसीक्यू की वीडियो ऑलरेडी डली हुई है, अभी तक किसी ने नहीं देखी तो पहले वो वीडियो भी ज़रूर देख लेना। उसमें भी काफ़ी अच्छे एमसीक्यूज हैं, वो भी प्रैक्टिस कर लेना। तो आइए आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको बताना है उसमें से कौन सा करेक्ट है। ऑप्शंस रीड करते हैं। ए है हमारा ट्रू फॉल्स, mu इज इक्वल टू 0। बी है हमारा ट्रू राइज, mu इज इक्वल टू 0। सी है ट्रू फॉल्स, mu इज लेस देन 0। डी है हमारा ट्रू फॉल्स, mu इज ग्रेटर देन 0। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए रिलेशनशिप बिटवीन ट्रू एंड mu पता होना चाहिए, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से दे सकते हैं। अगर आपको नहीं आता तो मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, चेकआउट कर लेना। पूरा चैप्टर अच्छे से समझा रखा है, वहाँ से समझ सकते हैं। बाकी ओवरव्यू मैं दे देती हूँ क्या होता है ट्रू mu का रिलेशनशिप। जब ट्रू इंक्रीज करता है डिमिनिशिंग रेट से तो mu क्या हो रहा होता है, फॉल हो रहा होता है, लेकिन पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। जब ट्रू मैक्सिमम एंड कांस्टेंट होता है तब mu हमारा 0 हो जाता है। जब ट्रू फॉल करने लग जाता है तो mu क्या हो जाता है, नेगेटिव चला जाता है और लेस देन 0 हो जाता है। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखिए ए वाले में क्या है, ट्रू फॉल्स। जब ट्रू फॉल्स करता है, जब ट्रू फॉल करता है तो mu क्या होता है उस केस में, नेगेटिव होता है, तो इक्वल टू 0। ये तो ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है। और जब ट्रू राइज करता है डिमिनिशिंग रेट से तब mu क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी कि ग्रेटर देन 0 होता है, तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट नहीं है। लेकिन जब ट्रू फॉल करता है तो mu क्या होता है, नेगेटिव होता है, लेस देन 0 होता है, तो ये ऑप्शन क्या है हमारा करेक्ट है कि ट्रू जब फॉल करता है तो mu लेस देन 0 होता है, बिकॉज वो नेगेटिव में चला जाता है mu हमारा। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया हमारा, सी हो गया। और डी ऑप्शन क्या है, ट्रू जब फॉल्स करता है mu ग्रेटर देन 0 होता है, नहीं लेस देन 0 होता है। तो आंसर क्या हो गया फर्स्ट का, सी। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द करेक्ट एजम्पशंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आपको जो ऑप्शंस में स्टेटमेंट दे रखी है उसमें से आपको बताना है कि कौन सी करेक्ट एजम्पशन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की। तो देखते हैं क्या है ऑप्शंस में। ए है हमारा कंज्यूमर्स इनकम इज गिवन एंड रिमेन कांस्टेंट। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की क्या ये एजम्पशन होती है कि कंज्यूमर की इनकम गिवन होनी चाहिए और कांस्टेंट होनी चाहिए। बी है हमारा प्राइस ऑफ द कॉमोडिटीज आर गिवन एंड कंटिन्यू टू चेंज। और जो प्राइस होते हैं कॉमोडिटी के वो गिवन होते हैं लेकिन वो चेंज होते रहते हैं। सी है हमारा यूटिलिटी इज नॉट मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म्स। क्या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में जो यूटिलिटी है वो मॉनेटरी टर्म में मेजरेबल नहीं होती। डी है हमारा ऑल ऑफ द अबव। क्या ये सारी ही करेक्ट एजम्पशन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में पता होना चाहिए। क्या होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एक कमोडिटी को जैसे जैसे हम कंज्यूम करते चले जाते हैं उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन हमारी क्या होती चली जाती है, डिक्लाइन होती चली जाती है, डिक्रीज होती चली जाती है, वो होती है हमारी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अगर डिटेल में पढ़ना है तो वीडियो मिल जाएगी, चेकआउट कर लेना।
ओवरव्यू यही है इसका कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। जैसे जैसे मैं कंज्यूम करती चली जाती हूँ उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन मेरी कम होती चली जाती है। लेकिन जो करेक्ट एजम्पशन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वो बतानी है यहाँ पे आपको। जो प्राइस ऑफ कमोडिटी होता है वो गिवन एंड कांस्टेंट होता है, तो अजम्पशन हमारी ये करेक्ट नहीं है। और जो यूटिलिटी है वो मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म्स होती हैं, तो ये भी अजम्पशन हमारी करेक्ट नहीं है। ऑल ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता जब ये दोनों अजम्पशन हमारी करेक्ट है ही नहीं। तो ए वाली जो है कंज्यूमर्स इनकम इज गिवन एंड रिमेन कांस्टेंट, कंज्यूमर की इनकम और कंज्यूमर का प्राइस दोनों ही गिवन एंड कांस्टेंट होने चाहिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में। तो क्या अजम्पशन करेक्ट हुई इसमें? ए वाली हमारी करेक्ट अजम्पशन हुई कि कंज्यूमर्स इनकम इज गिवन एंड रिमेन कांस्टेंट, तो सेकंड का हो गया ए। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा? असर्शन रीजन बेस्ड ये क्वेश्चन है। अब तो आपको असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करने आ गए होंगे। मैंने अपनी बहुत सारी वीडियो में आपको सिखा रखे हैं कि किस तरीके से अटेम्प्ट करना है आपको इसे। 2 स्टेटमेंट दी जाएगी, दोनों स्टेटमेंट को रीड करेंगे, देखेंगे दोनों ट्रू हैं या एक फॉल्स है, इस तरीके से आप इसे अटेम्प्ट करेंगे। पहले अगर आपकी दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो गई? ट्रू हो गई, तो आपके जो आंसर्स हैं वो इन दोनों में से जाएंगे, सी एंड डी ऑप्शंस वाले जो हैं उनमें से जाएंगे। अगर दोनों में से एक भी फॉल्स हो गई तो हमारे जो आंसर्स ए एंड बी वाले में से जाएंगे। और ये जो ऑप्शंस हैं ये आपके उल्टे सीधे हो सकते हैं, इसलिए ऑप्शंस को बहुत ध्यान से पढ़ करके मार्क करके आना कि इस तरीके से देख के आना करेक्ट एक्सप्लेनेशन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, कौन सा इसमें ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो ये आंखें खोल के अच्छे से अटेम्प्ट करके आना, जल्दबाजी में मत अटेम्प्ट करना। ऑप्शंस की सीरीज ये ऊपर नीचे हो सकती है, इसलिए ऑप्शंस को अच्छे से रीड करके फिर अटेम्प्ट करके आना, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या है। असर्शन क्या है हमारा? ट्रू कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन एंड इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट reaches a maximum and then start falling। ट्यू के बारे में ये बात कर रहा है। ट्यू पहले ओरिजिन से स्टार्ट होता है, फिर इंक्रीज होता है डिक्रीजिंग रेट से, फिर मैक्सिमम पॉइंट पे जाता है, फिर फॉल करने स्टार्ट कर देता है। अगर आपने ट्यू के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगी कि ये स्टेटमेंट क्या है आपकी ट्रू है। ट्यू क्या करता है? ओरिजिन से स्टार्ट होता है, फिर इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट होता है, फिर मैक्सिमम एंड कांस्टेंट पॉइंट पे जाता है, उसके बाद क्या होने लग जाता है? फॉल होने लग जाता है। तो असर्शन तो हो गया हमारा ट्रू। अब रीजन देखते हैं। रीजन क्या है हमारा? द राइजिंग एमयू कर्व शोज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जो राइजिंग एमयू कर्व है वो शो करता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जी नहीं, ये स्टेटमेंट क्या है हमारी? फॉल्स है। हमारा जो एमयू होता है वो क्या होता है? डिमिनिश होता है। एमयू क्या होता है? फॉल होता है। डिमिनिशिंग एमयू कर्व हमारा क्या शो करता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में हमने पढ़ा है जैसे जैसे हम कंज्यूम करते चले जाते हैं उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन क्या होती चली जाती है? डिक्रीज होती चली जाती है। तो एमयू क्या होता है यहाँ पे? फॉल होता है, डिमिनिश होता है, राइजिंग नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई? फॉल्स हो गई। तो हमने देखा असर्शन ट्रू है और रीजन क्या है? फॉल्स है। इन चारों ऑप्शन में हम ढूंढ लेंगे कहाँ मिलेगा हमें ऐसा। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया? ए हो गया। अपने क्वेश्चन पेपर में ध्यान से ऑप्शंस को रीड कर लेना, ध्यान से अटेम्प्ट करके आना, ठीक है। तो थर्ड का क्या हो गया? ए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, उसमें से आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इन चीज़ों को बहुत ध्यान रखना कि करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है, जल्दबाजी में आंसर्स नहीं देने। अगर करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है तो आप करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करेंगे, अगर इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछे तो इनकरेक्ट आइडेंटिफाई करेंगे। इन चीज़ों में भी बच्चे बहुत गलती कर देते हैं कि इनकरेक्ट पूछा होता है करेक्ट आंसर देकर आ रहे होते हैं, या करेक्ट पूछा होता है इनकरेक्ट आंसर दे के आ रहे होते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछिए? कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो इन चीज़ों को बहुत ध्यान रखना। तो इस ऑप्शंस देखते हैं क्या है ऑप्शंस हमारे। ए है इंडिफरेंस कर्व्स स्लोप डाउनवर्ड्स। इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ये स्टेटमेंट तो क्या है? करेक्ट है। हमें क्या चाहिए? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बी क्या है हमारा? इंडिफरेंस कर्व्स आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। इंडिफरेंस कर्व की शेप कैसी होती है? कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होती है। जी हाँ, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होती है बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग एमआरएस, ठीक है। और सी क्या है हमारा? टू कर्व्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इंडिफरेंस कर्व आपस में इंटरसेक्ट कर सकते हैं।
और डी है हमारा अ हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। हायर इंडिफरेंस कर्व हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन रिप्रेजेंट करता है। तो जो डी वाला है वो भी क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। हायर इंडिफरेंस कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है, हायर सेटिस्फेक्शन रिप्रेजेंट करता है। ये दो इंडिफरेंस कर्व है, मान लो ये दो इंडिफरेंस कर्व है, ए इंडिफरेंस कर्व ए और इंडिफरेंस कर्व बी वाला हो गया, ठीक है। जो बी वाला इंडिफरेंस कर्व है वो क्या देगा, हायर लेवल की सेटिस्फेक्शन देगा एज कंपेयर टू ए वाला इंडिफरेंस कर्व। और जो ये सी है, सी क्या है, टू कर्व कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इंडिफरेंस कर्व है, ये बनाए मैंने दो इंडिफरेंस कर्व, क्या ये दो इंडिफरेंस कर्व आपस में इंटरसेक्ट कर सकते हैं, जी नहीं। ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, इनकरेक्ट है। दो इंडिफरेंस कर्व हमारे इंटरसेक्ट नहीं कर सकते आपस में, क्योंकि दो इंडिफरेंस कर्व सेम लेवल की सेटिस्फेक्शन नहीं देते। टू इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट रिप्रेजेंट द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, दे कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो सी वाला क्या हो गया हमारा, इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी सेम लेवल की सेटिस्फेक्शन नहीं देते। ये देखिए, इंटरसेक्ट करने का मतलब दो इंडिफरेंस कर्व हैं, उसे इंटरसेक्ट करने का मतलब यहाँ पे वो क्या दे रहे हैं, सेम लेवल की सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। और इंडिफरेंस कर्व कभी भी सेम लेवल की सेटिस्फेक्शन नहीं देते हैं, इसलिए दो कर्व आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं हो सकते हैं। इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गई आपकी, इनकरेक्ट हो गई। तो फोर्थ का आंसर हो गया सी। अगर आप डिटेल में से समझना चाहते हैं तो मैंने सारे पॉइंट्स अच्छे से इंडिफरेंस कर्व के समझा रखे हैं, वीडियो मिल जाएगी, प्लेलिस्ट चेकआउट कर लेना या फिर डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है ये भी। असर्शन क्या है हमारा, द बजट लाइन चेंजेस इफ ईदर ऑफ द टू प्राइजेस और द इनकम चेंजेस। बजट लाइन में चेंज आता है जब दो प्राइस में या फिर इनकम में चेंज आता है। तो कमोडिटी के प्राइस में चेंज आता है या फिर इनकम में चेंज आता है, तो बजट लाइन में भी चेंज आता है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, जी हाँ। जो हमने शिफ्ट इन बजट लाइन पढ़ा है ना, बजट लाइन किसकी वजह से शिफ्ट होती है, या तो प्राइस में चेंज आने की वजह से या फिर इनकम में चेंज आने की वजह से बजट लाइन शिफ्ट होती है। तो प्राइस में या इनकम में चेंज आने की वजह से बजट लाइन में चेंज आता है। तो क्या हो गई, ये स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू हो गई। अब रीजन देखते हैं। रीजन क्या है हमारा, द डिमांड कर्व इज जनरली अपवर्ड स्लोपिंग। जो डिमांड कर्व हमने पढ़ा है डिमांड चैप्टर में, वो क्या होता है, अपवर्ड स्लोपिंग जाता है, जी नहीं। ये स्टेटमेंट तो क्या है, फॉल्स है, क्योंकि डिमांड कर्व कैसे बनता है आपका, ऐसे बनता है, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग जाता है, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई हमारी, फॉल्स हो गई। तो हमारा असर्शन ट्रू हो गया और रीज़न क्या हो गया, फॉल्स हो गया। यहाँ पे आप ढूंढ लेंगे चारों ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है जहाँ पे असर्शन ट्रू हो और रीज़न फॉल्स हो। तो फिफ्थ का हो गया ए। सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स क्वेश्चन क्या है हमारा, फ्रॉम द सेट ऑफ स्टेटमेंट गिवन इन कॉलम 1 एंड 2 चूज द करेक्ट पेयर ऑफ स्टेटमेंट। अब इसको देखते ही आप मैचअप स्टार्ट कर देंगे। इसमें जबकि मैचअप नहीं करना, आपने क्या करना है, करेक्ट पेयर चूज करना है कि कौन सा आपका पेयर करेक्ट है। तो क्वेश्चंस को इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ना और अटेम्प्ट करके आना, टाइम वेस्ट मत करना। तो आइए पेयर देखते हैं कॉलम 1 एंड 2 के। कॉलम 1 क्या है हमारा, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है, जिसके सामने लिखा हुआ है हिक्सियन एनालिसिस। क्या ये करेक्ट पेयर है, नहीं, ये करेक्ट पेयर नहीं है, क्योंकि हिक्सियन एनालिसिस किसको बोला जाता है, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को। तो ये पेयर तो हमारा करेक्ट नहीं है, क्योंकि हिक्सियन एनालिसिस हम ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को बोलते हैं। सेकंड पेयर देखते हैं। सेकंड पेयर क्या है हमारा, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। पॉइंट ऑफ सैचुरेशन पे हमारा TU = 0 होता है, सैचुरेशन पॉइंट पे TU 0 होता है, नहीं, TU तो मैक्सिमम एंड कांस्टेंट होता है, MU 0 होता है। तो सेकंड भी हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट पेयर हो गया। थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है हमारा, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जी हाँ, इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये पेयर मेरा क्या है, करेक्ट पेयर है। थर्ड वाला मेरा क्या हो गया, करेक्ट पेयर हो गया। और फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, MUN कैसे कैलकुलेट किया जाता है, TUN - TUN + 1, नहीं, MUN कैसे कैलकुलेट करते हो, TUN - TUN - 1। तो ये भी करेक्ट पेयर नहीं है। तो करेक्ट पेयर हमारा कौन सा है, थर्ड वाला है। तो 6 का हो गया हमारा सी। सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन क्या है हमारा, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है ये भी, आइए पढ़ते हैं। असर्शन क्या है हमारा, अ लोअर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जो लोअर इंडिफरेंस कर्व है वो हायर सेटिस्फेक्शन देता है, यानी कि ये जो हमने ए और बी बनाए थे, ये ए है और ये बी है।
जो ए वाला है वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा, नहीं, बी वाला हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा। हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई हमारी, फॉल्स हो गई। और रीजन पढ़ते हैं, रीजन क्या कह रहा है हमारा, अकॉर्डिंग टू द इंडिफरेंस कर्व अप्रोच यूटिलिटी इज एन ऑर्डिनल कंसेप्ट दैट इज इट कैन बी रैंक्ड एंड नॉट मेजर्ड। इंडिफरेंस कर्व अप्रोच के अकॉर्डिंग यूटिलिटी क्या है, ऑर्डिनल कंसेप्ट है, क्योंकि हम उसमें रैंक देते हैं, मेजर नहीं करते हैं। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? हाँ जी, ये स्टेटमेंट क्या है आपकी, ट्रू है, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व अप्रोच क्या है, ऑर्डिनल कंसेप्ट है, और ऑर्डिनल कंसेप्ट में क्या होता है, रैंक दी जाती है, मेजर नहीं की जाती। तो रीजन क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो असर्शन तो फॉल्स हो गया, लेकिन रीजन ट्रू हो गया। हम सर्च कर लेंगे कौन से ऑप्शन में है ये हमारा। असर्शन क्या है, फॉल्स है, रीजन क्या है, ट्रू है। 7th का हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8th क्वेश्चन क्या है हमारा, वाई इज इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन। इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन क्यों होता है? हमने पढ़ी है ना, इंडिफरेंस कर्व की शेप क्या होती है, कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन। क्यों होती है ये? ड्यू टू मोनोटोनिक प्रेफरेंस, या फिर बी ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, या फिर सी बोथ ए एंड बी, या फिर डी ड्यू टू कॉन्टिन्यूस डिक्लाइन ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन क्यों होता है? ड्यू टू कंटिन्यूस डिक्लाइन ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या होता है, डिमिनिश होता है, इसलिए इंडिफरेंस कर्व की शेप क्या होती है, कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन होती है। तो 8th का आंसर हो गया डी। अब 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन क्या है हमारा, अ शिफ्ट इन बजट लाइन व्हेन प्राइसेस आर कांस्टेंट इज ड्यू टू। बजट लाइन में शिफ्ट आ रहा है जबकि जो प्राइस है वो कांस्टेंट है, तो बताइए किस रीजन की वजह से बजट लाइन में शिफ्ट आ रहा है। ऑप्शंस देखते हैं। ए है हमारा चेंज इन डिमांड, या फिर बी है हमारा चेंज इन प्रेफरेंसेस, या फिर सी है हमारा चेंज इन इनकम, या फिर डी है हमारा चेंज इन यूटिलिटी। देखिए, बजट लाइन में जो चेंज आता है किस किस वजह से आता है, या तो प्राइजेस की वजह से आता है, या फिर इनकम में चेंज आने की वजह से आता है। जब हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल रखा है कि जो प्राइजेस हैं वो तो क्या है, कांस्टेंट है, तो बजट लाइन में शिफ्ट किसकी वजह से आएगा, चेंज इन इनकम, इनकम में चेंज आने की वजह से। तो 9th का हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10th क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट रीड करते हैं। ए क्या है हमारी, बंडल्स विच कॉस्ट लेस देन कंज्यूमर्स मनी इनकम लाई आउटसाइड द बजट लाइन। एक बंडल जिसकी कॉस्ट कंज्यूमर्स मनी इनकम से कम है, क्या वो बजट लाइन के आउटसाइड लाई करेगा। देखिए, बजट लाइन कैसे बनती है हमारी, बजट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन होती है, ये बन गई बजट लाइन। ठीक है, जितने भी पॉइंट आपकी बजट लाइन पे बनते हैं वो क्या शो करते हैं कि जो बंडल की कॉस्ट है वो कंज्यूमर्स मनी इनकम के इक्वल है। ठीक है, और जितना आउटसाइड जाते हैं, आउटसाइड द बजट लाइन कोई पॉइंट होता है, तो यानी कि आपका बजट बाहर चला गया है, यानी कि जो कॉस्ट है कंज्यूमर्स मनी इनकम से ज़्यादा चली गई, आउटसाइड वाली तो वो होती है। और जब कॉस्ट कंज्यूमर्स मनी इनकम से कम रह जाती है तो वो कहाँ लाई करते हैं, वो इनसाइड द बजट लाइन लाई करते हैं। लेकिन इस स्टेटमेंट में बोल रखा है कि कॉस्ट लेस देन कंज्यूमर्स मनी इनकम आउटसाइड द बजट लाइन लाई कर रहे हैं। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? जी नहीं, ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, क्योंकि जो हमारे कॉस्ट लेस देन कंज्यूमर्स मनी इनकम होती है वो कहाँ होती है, इनसाइड द बजट लाइन लाई करती है। तो हमारा ए तो हो गया इनकरेक्ट। अब बी देखते हैं। बी ऑप्शन क्या कह रहा है हमारा, बजट लाइन इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। बजट लाइन की शेप डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन होती है। हाँ जी, ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, करेक्ट है, बजट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन होती है। सी देखते हैं। सी ऑप्शन क्या है हमारा, इफ देयर इज एन इंक्रीज इन कंज्यूमर्स इनकम एंड नो चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स देन द बजट लाइन विल शिफ्ट टू द लेफ्ट। अगर कंज्यूमर्स की इनकम इंक्रीज हो रही है लेकिन जो प्राइस है गुड्स का उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो क्या बजट लाइन लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर जाएगी। देखिए, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है और प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा है, गुड्स के प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो कंज्यूमर का बजट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इनकम बढ़ गई तो बजट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बजट इंक्रीज हो जाएगा तो बजट लाइन किस तरफ शिफ्ट कर जाएगी, राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगी। कहाँ शिफ्ट कर जाएगी, राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगी। और यहाँ पे बोल रखा है लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर जाएगी। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट नहीं है। डी देखते हैं। डी स्टेटमेंट क्या है हमारी, इफ देयर इज एन डिक्रीज इन कंज्यूमर्स इनकम एंड नो चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स देन द बजट लाइन विल शिफ्ट टू द राइट।
अगर कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज हो गई और प्राइस में तो कोई चेंज आ ही नहीं रहा तो क्या होगा, तो क्या बजट लाइन हमारी राइट शिफ्ट करेगी? जी नहीं। अगर कंज्यूमर की इनकम कम हो गई तो बजट हमारा कम हो जाएगा, तो बजट लाइन कहाँ शिफ्ट कर जाएगी? लेफ्टवर्ड साइड शिफ्ट कर जाएगी। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट नहीं है। तो आपकी 10th की कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट हो गई? बी वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। बजट लाइन इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। 10th का हो गया बी। अब 11th क्वेश्चन देखते हैं। 11th क्वेश्चन क्या है हमारा? सपोज अ कंज्यूमर्स प्रेफरेंस आर मोनोटोनिक। सपोज कीजिए कि कंज्यूमर की जो प्रेफरेंस है वो क्या है? मोनोटोनिक है। आप लोगों को इसके लिए मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस का मतलब पता होना चाहिए। What can you say about her preferences ranking over the bundles 10 10 9 9 10 9? तो आप क्या कहेंगे प्रेफरेंसेस रैंकिंग के बारे में कि आपको 3 बंडल दिए हुए हैं, इनको किस तरीके से रैंक देंगे? देखिए, रैंक देने के लिए हमें मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब पता होना चाहिए। मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होता है? एज अ रैशनल कंज्यूमर, अगर कंज्यूमर रैशनल है तो वो प्रेफर करेगा मोर ऑफ अ कॉमोडिटी की कॉमोडिटी क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि वो उसे क्या देगी? हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगी। तो जिस बंडल में उसे ज़्यादा क्वांटिटी दिखेगी कॉमोडिटी की, उस बंडल को वो हाईएस्ट रैंक देगा। तो देखते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे आप। देखिए, क्या दिख रहा है आपको? कौन से बंडल में कॉमोडिटीज़ की ज़्यादा क्वांटिटी है? 2 कॉमोडिटीज़ हैं, दोनों कॉमोडिटीज़ के बंडल बना रखे हैं, उनकी क्वांटिटीज़ हम चेक करके मोनोटोनिक प्रेफरेंस को रैंक देंगे। तो देखिए, बंडल नंबर 1 जो है आपका 10 10, बंडल नंबर 2 है आपका 9 9 और बंडल नंबर 3 है आपका 10 9। अगर कंज्यूमर रैशनल है तो फर्स्ट रैंक किसको जाएगी? इस बंडल में क्वांटिटी क्या है? सबसे ज़्यादा है, तो इस बंडल को क्या जाएगी? फर्स्ट रैंक जाएगी। उसके बाद देखिए किस बंडल में क्वांटिटी ऑफ कॉमोडिटीज ज़्यादा है जो कि हायर सेटिस्फेक्शन देगी। किस में है ऐसा? 10 9 वाले में। तो इसको कौन सी रैंक दी जाएगी? सेकेंड रैंक दी जाएगी। और थर्ड रैंक किसको दी जाएगी? 9 9 वाले को थर्ड रैंक दी जाएगी क्योंकि इसमें कॉमोडिटीज़ क्या है? कम है, तो इस वाले को थर्ड रैंक दी जाएगी। तो आपने क्या देखा कि फर्स्ट रैंक दी गई है 10 10 वाले को, सेकंड रैंक 10 9 वाले को, फिर 9 9 वाले को थर्ड रैंक। ये आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? ये आप ऑप्शन में चूज कर लेंगे। जैसे कि फर्स्ट रैंक किसको दी गई है? 10 10 को। तो देखते हैं फर्स्ट रैंक यहाँ पर भी 10 10 है और यहाँ पे भी 10 10 है। और सेकेंड रैंक किसको दी गई है? 10 9 को। और ये आपको किस में दिख रहा है? ये बी वाले में दिख रहा है 10 9। तो हमारा 11th का आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। 11th का हो गया बी। देखिए, मोनोटोनिक प्रेफरेंस में क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा कॉमोडिटी जिसमें होती है उस बंडल को प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि वो क्या करता है? हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है। इसलिए हम जब रैंक देंगे तो हम देखेंगे कि कौन से बंडल में कॉमोडिटीज ज़्यादा है, उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। तो हमारा 11th का हो गया बी। 12th क्वेश्चन देखते हैं। 12th क्वेश्चन क्या है हमारा? अ पॉइंट इनसाइड द बजट लाइन रिप्रेजेंट। जो पॉइंट बजट लाइन के इनसाइड है वो पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है? एक बजट लाइन है, इसके जो अंदर पॉइंट है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? देखिए, जितने भी पॉइंट बजट लाइन पे होते हैं, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जितने भी पॉइंट बजट लाइन पे होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि कॉस्ट किसके इक्वल है? मनी इनकम के इक्वल है। जो भी पॉइंट बजट लाइन के बाहर होता है, इसका मतलब है वो हमारे बजट से बाहर है, उसकी कॉस्ट मनी इनकम से ज़्यादा चली गई है। और जो पॉइंट बजट लाइन के अंदर होता है वो पॉइंट क्या शो करता है कि कॉस्ट लेस देन है मनी इनकम से। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा? आइए ऑप्शंस देखते हैं। ए है बंडल विच कॉस्ट ग्रेटर देन मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर। बी है बंडल विच कॉस्ट इक्वल टू मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर। सी है बंडल विच कॉस्ट लेस देन मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर। या फिर डी नन ऑफ दीज। तो इनसाइड वाला पॉइंट हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बंडल विच कॉस्ट लेस देन मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर। 12th का हो गया सी। 13th क्वेश्चन देखते हैं। 13th क्वेश्चन क्या है हमारा? असर्शन रीजन बेस्ड ये क्वेश्चन है। असर्शन पढ़ते हैं। क्या है असर्शन? यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। यूटिलिटी जो होती है प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम डिफर करती है। जी हाँ, डिफर करती है। ये स्टेटमेंट क्या हो गई? आपकी ट्रू हो गई कि यूटिलिटी पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम अलग अलग होती है। हर पर्सन के लिए अलग है, हर जगह पे, हर टाइम पे अलग होती है। ठीक है, ये हमने पढ़ रखा है। और रीज़न क्या है हमारा? यूटिलिटी इज प्राइमरीली अ सब्जेक्टिव कंसेप्ट दैट इज डिटरमाइंड बाय द डिग्री ऑफ अ कंज्यूमर्स डिजायर और डिमांड फॉर अ सर्टेन कॉमोडिटी एट एनी गिवन टाइम। यूटिलिटी क्या है? सब्जेक्टिव कंसेप्ट है। कैसे डिटरमाइन की जाती है? डिग्री ऑफ अ कंज्यूमर्स डिजायर से
और डिमांड फॉर अ सर्टेन कॉमोडिटी एट एनी गिवन टाइम पे, कि क्या डिमांड है सर्टेन कॉमोडिटी की गिवन टाइम पे, इस तरीके से यूटिलिटी हमारी डिटरमाइन की जाती है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है हमारी, ट्रू है। यूटिलिटी किस पे डिपेंड करती है, कंज्यूमर की डिज़ायर पे और डिमांड पे, कि वो सर्टेन कॉमोडिटी की किस तरीके की डिमांड रखता है गिवन टाइम पे। तो रीज़न भी क्या हो गया हमारा, ट्रू हो गया। अब देखते हैं कि रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की या नहीं है। यूटिलिटी क्या है, हर पर्सन के लिए, हर प्लेस पे, हर जगह पे डिफ़र होती है, क्योंकि यूटिलिटी किस पे डिपेंड करती है, कैसे डिटरमाइन की जाती है, कंज्यूमर्स की डिज़ायर, उसकी डिमांड पे, सर्टेन कॉमोडिटी को लेकर के गिवन टाइम पे। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई आपकी, ट्रू भी हो गई, और साथ में रीज़न क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। तो आप कह सकते हैं 13 का आंसर क्या हो गया, सी हो गया। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, और रीजन भी क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। तो 13 का हो गया हमारा सी। 14 क्वेश्चन देखते हैं। 14 क्वेश्चन हमारा क्या है, बजट सेट इंक्लूड्स। बजट सेट में क्या क्या इंक्लूड होता है देखते हैं। ए है हमारा ऑल दोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच अ कंज्यूमर कैन नॉट अफोर्ड, वो सारे कॉम्बिनेशन टू गुड्स के जो कि कंज्यूमर अफोर्ड नहीं कर सकता। या फिर बी ऑल दोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय, दो गुड्स के वो कॉम्बिनेशन जो कि कंज्यूमर बाय करना चाहता है। या फिर सी ऑल दोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच अ कंज्यूमर कैन अफोर्ड, या फिर टू गुड्स के वो कॉम्बिनेशन जो कि कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है। या फिर डी नन ऑफ दीज। तो बताइए क्या है करेक्ट ऑप्शन, क्या होता है बजट सेट। बजट सेट क्या होता है, ऑल दोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच अ कंज्यूमर कैन अफोर्ड विद हिज गिवन इनकम एंड प्राइस इन द मार्केट। तो 14 का हो गया सी। 15 क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन क्या है हमारा, टू इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट कट ईच अदर बिकॉज, दो इंडिफरेंस कर्व आपस में एक दूसरे को कट नहीं कर सकते, क्यों। देखिए ये इंडिफरेंस कर्व है, आपको पता है हायर इंडिफरेंस कर्व हमेशा हायर सेटिस्फेक्शन देता है। कोई भी दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी सेम लेवल की सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकते, और एक दूसरे को कट करने के लिए, दो इंडिफरेंस कर्व को एक दूसरे को कट करने के लिए कहीं ना कहीं सेम सेटिस्फेक्शन देनी पड़ेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हायर इंडिफरेंस कर्व हायर सेटिस्फेक्शन देता है, सेम लेवल की सेटिस्फेक्शन नहीं देते। दो इंडिफरेंस कर्व डिफरेंट सेटिस्फेक्शन देते हैं, सेम लेवल की सेटिस्फेक्शन नहीं देते। इसलिए दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर सकते। बिकॉज ऑप्शंस पढ़ते हैं, ए दे स्लोप डाउनवर्ड्स, क्योंकि वो डाउनवर्ड स्लोप होते हैं। या फिर बी ईच इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट अ डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। या फिर सी दे रिप्रेजेंट दोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड दैट गिव द सेम सेटिस्फेक्शन। या फिर डी दे आर कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन। क्या हुआ इसका आंसर, क्या हुआ, बी ईच इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट अ डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, क्योंकि हर इंडिफरेंस कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन रिप्रेजेंट करता है। इसलिए दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी आपस में कट नहीं कर सकते, यानी कि इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। टू इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो 15 का हो गया बी। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सारे क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करना ये वाले, और पुरानी सीरीज के भी सारे चैप्टर के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, प्रैक्टिस करना अच्छे से, और इसी तरीके से पढ़ाई करते रहना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना, जिससे कि वो भी एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके ज़रूर जाना। थैंक यू सो मच।